हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईपीएफओ और एपीएफसी, ईपीएफओ में ईएओ और एपीएफसी, इसके सिलेबस में लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, इसके अलावा एप्टी रीजनिंग सभी हैं। तो मैं लास्ट ईयर के एएलसी के क्वेश्चन लाया, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी आप कह सकते हैं, जिसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ से रिलेटेड लिए गए हैं। तो उसको हम लोग आज देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कानून में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, और जो चेंजेस आए हैं तो हम लोग आज के हिसाब से उस पर बात करेंगे। अगर आज ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको ईपीएफओ खासकर एपीएफसी में जरूर मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं आपको लोगों के लिए क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शंस लगता है वो सोच के रखिएगा। उसके बाद मैं सीधा आंसर बताऊंगा, क्योंकि बार बार अगर मैं हर ऑप्शंस को पढ़ता जाऊंगा तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। और क्योंकि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को समाप्त करना है, इसलिए क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, आंसर आप सोच के रखना, मैं डायरेक्ट आंसर पे फोकस करूंगा या आंसर बताऊंगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज इंडिकेटेड बाय द टर्म वेलफेयर एज ए टोटल कंसेप्ट। वेलफेयर एज ए टोटल कंसेप्ट को कौन सा टर्म या डिफिनेशन जो आपके ऑप्शंस में उसको डिफाइन कर रहा है, बताइए। तो आप सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद सोचिए क्या आंसर होगा। और जिनको नहीं पता है वो कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। इट इज़ डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड इमोशनल वेलबींग। ये जो पूरी सेंटेंस है ये आपको वेलफेयर एज ए टोटल कंसेप्ट को डिफाइन करता है या बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अटॉनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आर टू को इक्वल एस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेलफेयर थ्योरी। तो लेबर वेलफेयर थ्योरी में अटॉनमेंट और इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया, तो कौन सी थ्योरी में इसके बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये सभी आपको लेबर वेलफेयर थ्योरी है। फिलांथ्रोपिक थ्योरी, प्लैकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, और इसमें एक और आप ऐड कर दो फिफ्थ नंबर में, फंक्शन थ्योरी, फंक्शन थ्योरी। सिक्स्थ में ऐड कर दो सोशल थ्योरी। ठीक है, ये भी आप ऐड कर लो। अब इसका क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको रिलीजियस थ्योरी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रायश्चित और निवेश जो है ये आपको धार्मिक सिद्धांत से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वेलफेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, आपको पूछा जा सकता है और यूपीएससी में पूछा गया है असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम में। तो ईपीएफओ या एपीएफसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो सबको पता ही होगा, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, बताइए कब आया था। 1948 में, 1881 में, 1911 में या 1891 में, बताइए कब आया था। तो आप सभी को पता है 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। लॉर्ड रिपन को जो है आपको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके बारे में बोला भी गया था कि इनके जैसा वायसराय शायद ही इंडिया ने कभी देखा होगा, क्योंकि इनके कामों के कारण इनको बहुत ज़्यादा माना जाता था कांग्रेस में भी, और गैर कांग्रेसी संस्थाओं के द्वारा भी इनको बहुत ज़्यादा माना गया है। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा एग्जाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिपन के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट करेक्ट। तो वेलफेयर ऑफिसर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन नहीं करेक्ट है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर गलत है। नॉट करेक्ट को हमें चुनना है। ठीक है, आप अगर देख लिया होगा अपने ऑप्शन, तो उसमें जो सही जवाब है और जो वेलफेयर ऑफिसर के हिसाब से गलत है वो है आपको सी नंबर। यहाँ पर जो नंबर है 500 और मोर वर्कर है वो नहीं होगा, वो यहाँ पर होगा 250 और मोर। ठीक है, 250 और मोर वर्कर्स अगर रहेंगे तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा किसी भी फैक्ट्री में, या नहीं तो आपको प्लांटेशन में। ठीक है,
ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। 250 नंबर ना कि 500, ठीक है। अगर हम लोग 500 की बात करेंगे, अगर आपको ध्यान में रखना है तो सेफ्टी कमेटी जब बनती है वहाँ पर 500 और मोर वर्कर होने चाहिए, वहाँ पर एक सेफ्टी कमेटी बनेगी। 100 और मोर वर्कर अगर हैं वहाँ पर तो कैंटीन फैसिलिटी आपको देनी है। 50 फीमेल में, 50 और मोर में आपको क्रैचे की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बीच में देता चलूँगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर मेजरमेंट अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। 1948 के हिसाब से इनमें से कौन सा वेलफेयर मेजर में नहीं आता है, बताइए। कल्याणकारी उपाय में नहीं है तो आप बताइए। क्रैचे भी है, फर्स्ट एड भी है, कैंटीन जैसे मैंने बताया ही। ड्रिंकिंग वाटर को इन्होंने इसमें नहीं रखा है, 5A। पानी अगर नहीं है तो आप उसके लिए कोई कह नहीं सकते हैं वेलफेयर ऑफिसर को, या कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको वेलफेयर मेजर के हिसाब से नहीं रखा गया था अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 में। आगे बढ़ते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के हिसाब से आपको कितना बोनस मिलेगा, बताइए। अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 3,500, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 3,500 मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ए वुमन एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्क अंडर एन एम्प्लॉयर इन द 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट में एलिजिबल होने के लिए लास्ट 12 मंथ में कम से कम कितने दिन काम करना होगा महिला को, ताकि एम्प्लॉयर उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट की सुविधा दे। तो कम से कम आपको 80 दिन काम करना होगा, ठीक है। मतलब कि साल के 12 महीने अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 80 दिन तो आपको काम करना ही होगा। आपका रजिस्टर में अटेंडेंस 80 दिन का होना चाहिए, तभी एम्प्लॉयर आपको मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड सुविधाओं को मुहैया कराएगा, ठीक है। Which among the following is not a dependent under the provision of Employee Compensation Act 1923? आप ऑप्शन देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपको पता चल जाएगा। इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है एन एडल्ट विडोड सिस्टर, ये डिपेंडेंट में नहीं आएंगे, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। विच among the following is the ex officio chairman of medical benefit council constituted under employee insurance act 1948? बताइए कौन होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल इस एक्ट के अंदर में, बताइए। इसमें होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टर जनरल ESIC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंडर द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, every woman employed after delivery of a child who returned to duty is to be provided with nursing break till the child attain the age of 15 months। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सब एकदम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। APFC में भी पूछा जा सकता है, EPFO में किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से आपको क्वेश्चन रह सकता है। 26 वीक अब मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट, पहले 12 वीक्स था, उसको बढ़ाया गया, 26 वीक किया गया है, ठीक है। ये सब आपको एकदम ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट करेक्ट? तो आप पढ़िए आंसर ऑप्शंस को, उसके बाद मैं सीधा आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, और बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश या हिंदी में पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं सही नहीं बैठ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपको सही नहीं बैठ रहा है, और यही होगा नॉट करेक्ट। द पुलिस्टिक फ्रेमवर्क लुक्स एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम ए डिसइंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। विघटनात्मक परिप्रेक्ष्य से कोई भी काम नहीं होगा किसी इंडस्ट्री में, तो यही जो है आपको इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? कौन सा लॉजिक नहीं है? तो कन्फ्लिक्ट कहीं भी लॉजिक नहीं हो सकता है। आप अगर नहीं भी जान रहे हो तो आपको एक कॉमन सेंस देखना कि लॉजिक ऑफ कन्फ्लिक्ट नहीं होता है कहीं भी। अगर इंडस्ट्री में कोई कन्फ्लिक्ट के लिए कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है, और यही आपका सही जवाब भी है। आपको द लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही इसका सही जवाब होगा। व्हाट इज द वाइल्ड कैट स्ट्राइक? वाइल्ड कैट स्ट्राइक, आप नाम को थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि
अगर आप नहीं भी पढ़े होगे फिर भी आपको लगेगा कि ये सही ऑप्शन होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो, अचानक से स्ट्राइक कर दिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और कंसेंट फ्रॉम द यूनियन, तो आपको उस स्ट्राइक को वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जुडिशनल स्ट्राइक, बताइए कौन सा स्ट्राइक को अमलदारी हड़ताल कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होगा, चलिए आप एक एक करके ऑप्शंस को पढ़िए, मैं सीधा डायरेक्ट ऑप्शन और आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। बताइए इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी, द टू यूनियंस में क्लेम टू रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ वर्कर एंड मेक क्लेमर फॉर रिकॉग्निशन ऑन दिस क्लेम एंड गो फॉर स्ट्राइक टू प्रेशराइज द मैनेजमेंट। ये जो है आपको ये जुडिशनल स्ट्राइक है, इसमें जो है आपको यूनियन प्रेशर डालता है मैनेजमेंट कि आप उसके यूनियन को रिकॉग्नाइज कीजिए, नहीं तो हम अपने वर्कर्स के साथ हड़ताल पे चले जाएंगे। तो सामने वाला यूनियन भी यही बात कह रहा है, तो ये जो स्ट्राइक है एक तरह से अमलदारी हड़ताल कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है कि कौन सा यूनियन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा या चलेगी, किस ऑर्गेनाइजेशन किस यूनियन की चलेगी, ठीक है। ये होगा आपको सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आते हैं येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बताइए व्हाट इज येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। ये सब क्वेश्चन आपको ईपीएफसी में ईपीएफओ में आराम से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो एटलीस्ट आपको लेबर लॉ और ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हैं क्वेश्चंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा, क्योंकि साथ साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, बताइए। आप एक बार ऑप्शन पढ़िए, आपको लगेगा कि हो सकता है यही होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट जो है वर्कर्स के साथ ही एक डील सील कर लेगा कि अगर स्ट्राइक होता भी है, यूनियन के द्वारा स्ट्राइक अनाउंस किया जाता है, तो वर्कर नहीं जा रहे हैं स्ट्राइक पे, वह पहले से ही मैनेजमेंट के साथ डील या एग्रीमेंट में है कि वो स्ट्राइक को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये आपको येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर, इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एज ए मैथड ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज स्ट्रांगली फेवर्ड बाय, किनके द्वारा फेवर्ड किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा फेवर्ड किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1947 ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्रियल पीस विल बी मोस्ट एंड्यूरिंग वेयर इट इज फाउंडेड ऑन वॉलंटरी सेटलमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीनरीज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, बताइए इसमें से कौन सा जो कमिटी है या जो भी ऑप्शंस हैं वो क्रिएट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इसमें आपको पहला जो ऑप्शन है वर्क्स कमिटी सही जवाब इसका होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रिवेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, बताइए इंडिया में क्या होता है। आपको आप रेफरेंस डिस्क्रिशनरी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई जजमेंट आ गया तो आपको कंपलसरी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से चुन लीजिए कि आपको किससे डिस्कशन लेना है या किससे आपको विचार लेना है, किससे निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय आने के बाद आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दो पार्टी अगर किसी डिस्प्यूट में है तो एक कॉमन अगर कोई प्रोवाइडर है जो एब्जुकेट करना चाह रहा है तो वो उन दोनों जो पार्टीज़ हैं उन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ फैसला सुना दिया तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन में आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वाज क्रिएटेड पार्टिकुलर टू फोकस ऑन सोशल एंड लेबर इशू अराइजिंग आउट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, बताइए कौन सा इसमें सही जवाब होने वाला है। आप एकदम टाइम लीजिए, लेकिन एक कंफर्म होके बताइए कि इसमें से कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल ट्राई पार्टी कमिटी, विशेष त्रिपक्षीय समिति जो है यह आपको बनाया जाएगा, ठीक है। आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, कब बना था बताइए सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, 1991 में।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में। सबमिट कब किया रिपोर्ट? 2002 में सबमिट किया इन्होंने रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या रेकमेंड नहीं किया बताइए, टाइम लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, all the three methods of union recognition, namely membership verification, secret ballot, check off, be the basis of choosing a bargaining agent। ऐसा कुछ भी सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने रेकमेंड नहीं। मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मैं स्किप कर रहा हूँ, बट इसलिए कर रहा हूँ कि वह रिलेवेंट नहीं है आपके ईपीएफओ या पीएफसी के लिए, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो लग रहा है कि मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है तो यूपीएससी सिलेबस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के वो पूछ देगी, इसलिए जो स्पेसिफिक है हम वही डिस्कस करें, ठीक है। आउट प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, बताइए 31 नंबर का आंसर क्या होगा? आउट प्लेसमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, ये होगा आपको सी नंबर, ठीक है। हेल्पिंग रिडेंडेंट एम्प्लॉय टू फाइंड ए न्यू जॉब, आउट प्लेसमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव एमिनेटेड फ्रॉम, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ये आपको होगा, बताइए क्या होगा? 32 का सी, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के थ्रू ही नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ एन एग्रीव्ड एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी ही मे आस्क फॉर, अगर कोई व्यथित कर्मचारी जांच की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह निम्नलिखित में से किसके लिए अनुरोध कर सकता है? बताइए किसके लिए अनुरोध कर सकता है? वो आपको कर सकता है डिनोवो इंक्वायरी, जिसको कहेंगे नए सिरे से जांच, नोवो मतलब नए सिरे से, ठीक है, जांच के लिए वो कह सकता है अगर कर्मचारी संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव गिवन राइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजरल सेफगार्ड, बताइए अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय बना हुआ है जिससे रक्षा हो सकती है? बताइए कौन सा है वो? चार्जशीट। ऑडी अल्ट्रम पैटर्न इज एसोसिएटेड विथ, बताइए किससे एसोसिएटेड है? डिसिप्लिनरी एक्शन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बियरर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन शैल बी इलेक्टेड, सब मतलब ये कितना मैक्सिमम टाइम तक के लिए इलेक्टेड होते हैं? बताइए, ये आपको होते हैं 3 साल के लिए, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के हिसाब से व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट कैन बी फिक्स फॉर मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन फॉर रूरल वर्कर, बताइए 1 रुपया, क्या? जी हाँ, 1 रुपया पर एनम। चलिए फिर से आया 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत व्हाट इज द मिनिमम एज ए पर्सन शुड अटेंड टू बिकम ए मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, बताइए कितना उम्र होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 ईयर होना चाहिए कम से कम, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1920 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इंगेज इन द एस्टेब्लिशमेंट एज अ वर्कमैन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों का जरूरत है? बताइए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 7, कम से कम 7 लोग होने चाहिए, ठीक है, सत्ते पे सत्ता, 7 लोग कम से कम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रीकर्सर, मतलब पूर्वगामी मूवमेंट इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अग्रगामी है, आगे था, उसके बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो एक तरह से स्टार्ट हुआ? बताइए, यह है आपको 40 नंबर। 40 में कौन है? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ये बताइए किनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी? बताइए। एन.एम. लोखंडे, एन.एम. लोखंडे। कब एस्टैब्लिश किया? 1884 में एस्टैब्लिश किया, ठीक है। दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नारायण मेघनजी लोखंडे, द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। एन.एम. लोखंडे को जो है आपको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया, चलिए ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया, बताइए। क्रम आपको बताना है कौन सबसे पहले हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ 1920 में, ठीक है। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर HMS, BMS एंड CITU, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसका तो हमें पता है, सबको पता है 1920 है, ठीक है। एकदम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो स्टैब्लिश हुआ 1920 में, कौन हुआ है बताइए? लाला लाजपत राय। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट द एवरेज पे फॉर ए मंथली पेड वर्कमैन मीन्स द एवरेज ऑफ, बताइए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपबंधों के अधीन मासिक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मकार के औसत वेतन से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य यह है आपको जिस तारीख को औसत वेतन दे है उससे पूर्ववर्ती 3 पूर्ण कैलेंडर मासों में दे वेतन का एवरेज निकाला जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, what is the time period within which the grievance redressal committee constituted under the provision of Industrial Dispute Act 1947 is to complete its proceeding on receipt of a written application on behalf of a aggrieved party, बताइए क्या है टाइम लिमिट? टाइम लिमिट है इसमें 30 डेज। 30 डेज के अंदर में ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी को बताना होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट आप देखिए, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, बताइए। नेशनल ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, यही गलत है, अब स्टेटमेंट ही गलत है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है नेशनल के में? कोई काम नहीं, तो सीधा आप बता दीजिएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट has to publish the award of a labor court industrial tribunal national tribunal from the date of receipt of the same, बताइए। इसमें भी जो है आपको 30 डेज ही रहेगा, 47 का ए, ठीक है। ये सब जो डाटा है एक तरह से इसको आप लोग नोट करते जाइए क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी रिट्रेंचमेंट? छटनी किसको कहेंगे? वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा उसको छटनी कहेंगे क्या, बताइए। बी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन अदरवाइज अदर देन पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, इसको कहेंगे, ठीक है। अनुशासनिक कार्रवाई के द्वारा दिए गए दंड के अलावा किसी कर्मकार की सेवा का समापन। फिर से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच इफ नो कम्युनिकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन देन इट विल डीम दैट द परमिशन ऑफ रिट्रेंचमेंट हैज बीन ग्रांटेड, बताइए। 49 का डी 60 डेज, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिट्रेंचमेंट कर रहा है भारी संख्या में तो वो गवर्नमेंट को तो बताएगा, ठीक है। जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर पहले था 100, अब 300 है, ठीक है। मतलब अगर इससे कम में लोगों की छटनी होती है, रिट्रेंचमेंट होता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 300 से प्लस में बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आप क्यों हटा रहे हो। तो अगर 60 डेज़ के अंदर में गवर्नमेंट में कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इसको कि आप छटनी कीजिए, ठीक है। द टर्म प्रोटेक्टेड वर्कमैन इज डिफाइंड इन, बताइए किसमें डिफाइंड है? वर्कमैन की बात किसमें की जाएगी तब, बताइए। 50 का बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, एक तरह से उस टाइम पे आज़ादी के टाइम का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो 50 का हो गया बी। विच वन ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट स्ट्राइक इज लीगल अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, एक ऑप्शन को पढ़िए, इसका जो सही जवाब है ये आपको ए है। स्ट्राइक डिक्लेयर इन कंसिक्वेंस ऑफ इलीगल लॉकआउट, मतलब किसी अवैध तालाबंदी के परिणाम स्वरूप घोषित हड़ताल को हम लोग लीगल हड़ताल कहेंगे, ठीक है।
Provision of Payment of Wages Act 1936 shall be made applicable to an employed person during a monthly wages not exceeding from 18,000। 18,000 का जो है आपको लिमिट लगा के रखा गया है, कम से कम आपको 18,000 रुपया होना चाहिए। अगर 18,000 से ऊपर कमा रहे हैं तो आपको जो वेजेस एक्ट का प्रोविज़न आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मिनिमम वेज एक्ट का, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है। 18,000 जो आपको एक तरह से सीलिंग है, ठीक है। Under the provision of Payment of Wages Act, the total amount of fine that may be imposed in any one wage period of an employed person shall not exceed an amount equal to, बताइए, 3% ऑफ द वेज। इससे ज़्यादा का फाइन आपको नहीं लगाना है। Under the provision of Payment of Wages Act 1936, no fine shall be imposed on any employed person who is under the age of 15, ठीक है। 15 ईयर्स आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी चाहिए, मेंबर बनने के लिए, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फाइन इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज इम्पोज्ड। बताइए, 55 का बी 90 डेज, मतलब 90 डेज के अंदर में आपको फाइन ले लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइन लगाया और 1 साल के बाद पैसा वसूल किया, उसका टाइम पीरियड अगर ओवर हो गया तो आप नहीं ले सकते। अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज वेज। बताइए, अगर कोई आपको वेज दे रहा है तो सबसे पहले आपको क्या देगा, उसमें बेसिक पे रहेगा, ठीक है, डीए रहेगा, डियरनेस अलाउंस, उसके बाद रिटेनिंग अलाउंस भी एक है, ठीक है, ठीक है। और एचआरए जो है ये आपको पार्ट नहीं है किसी भी वेज का, ठीक है। स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करना है कोई बोनस को, एचआरए को, यूटिलिटीज़ जैसे लाइक लाइट, पंखा, बिजली बिल, ये सब जो दे रहे हैं, मेडिकल बिल, ये सब आपको नहीं आएगा वेज के डिफिनीशन में, ठीक है। इसका और ईपीएफ में मान लीजिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसको भी हम लोग वेज में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सम पेड टू, कोई सोशल वर्क के लिए कुछ पैसा आपने दिया है, उसको भी आप वेज में नहीं दिखाइएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, इसको भी आप वेज में नहीं दिखाइएगा, ठीक है। ये सब वेज में नहीं आएगा, ठीक है, आपको एकदम ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ मेडिकल अटेंडेंस, ये भी नहीं आएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस, ये भी नहीं आएगा। तो इस चारों में कोई भी जो है आपको वो कंपोनेंट नहीं बन रहा है वेज का। वेज का 3 ही कंपोनेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें सही आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा। बेसिक पे जो भी आपका डीए, डियरनेस अलाउंस, और रिटेनिंग अलाउंस एक कह सकते हैं रखने का अलाउंस, वो कहीं कहीं मिलता है, कहीं दूसरे फॉर्म में वो रहता है, वो आपको ये तीनों चीज़ मिलके वेज बनता है। एचआरए जो है आपको एक्सक्लूसिवली आपको याद रखना है कि ये वेज का पार्ट नहीं है, या कोई बोनस आपको मिल रहा है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल रही है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, एलटीसी मिल रहा है, तो एलटीसी को आप नहीं दिखाइएगा वेज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन इन द कमिटी एंड सब कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948। बताइए, कितने लोगों को इंडिपेंडेंट हम रख सकेंगे कमेटी में? तो 1/3 लोग को रखना है, ठीक है। चलिए फिर से मिनिमम वेज एक्ट 1948 के बारे में कोई क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ द कमिटी एंड सब कमिटी एंड एडवाइजिंग द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज? बताइए कौन करेगा ये करेगा आपको एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड बताएगा बीच बीच में कि अगर मिनिमम वेज को रिवाइज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कमेटी बन रही है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी समय समय पर। अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948, who among the following cannot be appointed as the authority by the appropriate government to hear and decide any claim arising out of the payment of less wages than minimum rate of wages? बताइए,
अगर वेज को लेके, पेमेंट ऑफ वेज को लेके कोई भी क्लेम अराइज होता है, ठीक है, मिनिमम वेज और लेस वेज को लेके, तो इसको कौन देखेगा, कौन इसका सुनवाई कर सकता है? तो इसका सुनवाई आपको करेगा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जिसका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, LC। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल कंस्टिट्यूटिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड? बताइए कितने लोग कर सकता है? वो कर सकता है 17 लोगों को, बट नॉट लेस देन 11। Under the provision of Contract Labor Act 1970, a contractor has to provide a maintain canteen when ordinary कितना कैंटीन के लिए से मैंने बताया 100 कम से कम आपको होना चाहिए। 100 वर्कर हो गए तो आपको कैंटीन देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट? बताइए कौन सा प्रोविज़न आपको नहीं कवर्ड है? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कैरेचे वाला प्रोविज़न कवर्ड नहीं है, ठीक है, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड? कौन रहेंगे चेयरमैन स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के? वो जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 64 का B10, 10 से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चाइल्ड लेबर 1986 के अनुसार में द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन विच चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू बी एम्प्लॉयड इज प्रोवाइडेड इन, किसमें किस शेड्यूल में रखा गया? बताइए 65 का D, पार्ट A ऑफ द शेड्यूल। चलिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट? कौन सा कंस्टिट्यूट किया गया है? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जो ऊपर मैंने आपको बात किया उसका। एक चेयरमैन और 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए इसमें। चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से 1986 के हिसाब से इसमें भी रिविजन्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि 1986 में ही रुक गया है, 2017 में भी इसमें रिविजन्स हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना, ठीक है। नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है? C, अ चाइल्ड में परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम मैक्सिमम फॉर 2 आवर्स इन डे, ये जो है आपको करेक्ट नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1973 में एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन, कितने दिन के अंदर में देना है? विद इन 30 days। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में मैक्सिमम अमाउंट कितना? 5 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख, कितना आपको मिलेगा? बताइए। सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूछा भी गया था आई थिंक सो, अगर आपको याद है ये आस्क क्वेश्चन है, तो 10 लाख इसका सही जवाब है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से, पिछला बार का APFC का क्वेश्चन था ये आई थिंक सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ ए मेल एम्प्लॉय? बताना है कौन सा इसमें पार्ट नहीं होगा। तो चिल्ड्रन ऑफ हिज प्री डिसीज डॉटर, मतलब किसी पूर्व मृत पुत्री के बच्चे, ये नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। अब ग्रेच्युटी में व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस? आई थिंक 5 years, ठीक है, 71 का P, ठीक है, हाँ 5 years ही है, सही है। 5 साल कम से कम करना है आपको ग्रेच्युटी लेने के लिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ ए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाउ मेनी फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मेक इट मैंडेटरी प्रोवाइडिंग क्रेचे? बताइए 50, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार 50 चाहिए, ठीक है, 50 चाहिए, ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर के लिए कितने लोग चाहिए? जैसे मैंने बताया 500 और मोर 74 का सेफ्टी ऑफिसर आपको लगेगा इसमें, ठीक है, आपको देना पड़ेगा सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेचुटरी प्रोविजन अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996? कौन सा नहीं है स्टेचुटरी? बताइए 73 का D, रेस्ट रूम एंड लंच रूम आपको नहीं दिया जाएगा
इस एक्ट के हिसाब से, ठीक है। हर एक्ट के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें नहीं दी जाएंगी, जैसे फर्स्ट फैक्ट एक्ट में ड्रिंकिंग वाटर को नहीं वेलफेयर मेजर में रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग वर्कर हु हैज रजिस्टर्ड एज ए बेनिफिशियरी कैन कंट्रीब्यूट टू द फंड क्रिएटेड अंडर द एक्ट टिल ही अटेन्स द एज, बताइए कितना, 60 ईयर्स। चलिए, अंडर द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू रिलीजन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय, बताइए किस में रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, टू एक्वायर एंड एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी, ठीक है। डी, डाउट होगा तो आप जो है नीचे बताइएगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट ट्रेसेबल टू, बताइए राइट टू प्राइवेसी कहाँ इसको ट्रेस किया जाता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी में, ठीक है। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट, स्टेट में हाई कोर्ट में जो जज है उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, बहुत सभी को पता होगा आर्टिकल 217 के हिसाब से, ठीक है। और हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 214, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, मोस्टली लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंकरेंट लिस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ध्यान में रखिएगा इसको भी, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो उसका जो मूल आप कह सकते हैं सेटअप कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से किया गया था, ठीक है। पता होना चाहिए आपको इसका। द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेट में अगर आर्टिकल 356 का यूज़ करके सेंटर ने वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो 2 महीने के अंदर में उस प्रेसिडेंट रूल को जो आपने लगाया है उसको दोनों सदनों में पास कराना होगा, उस रिजोल्यूशन को। उसके बाद ही प्रेसिडेंट रूल कैरी हो पाएगा, मतलब आगे जा पाएगा। अगर 2 महीने के अंदर में नहीं हुआ तो फिर प्रेसिडेंट रूल ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू नॉमिनेट 2 members टू द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमिटी, ठीक है। ये पहले होता था, अब जो है नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इस अमेंडमेंट में SC ST का जो रिजर्वेशन था आपको सदन में, मतलब स्टेट सेंटर में भी और राज्य में भी, उसको बढ़ा दिया गया 10 सालों के लिए। लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया, सेंटर में भी और स्टेट में भी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो आपको 101 पता होना चाहिए। 101 किसके बारे में, GST के बारे में। 102 किसके बारे में है, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी केस भी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया एक तरह से। EWS का रिजर्वेशन 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है इसके लिए, ठीक है। और 104 ये एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया और SC ST का जो रिजर्वेशन था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट, मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है किस में, कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट किस में है, पार्ट 3 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से, इस कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपर हैंड दिया गया है, मतलब थोड़ा सा उनको सुपीरियर बताया गया है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट। तो ये आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा किया गया है, ठीक है। उसमें ऐसा पोजीशन दिया गया है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल Article 155, 156 of the Constitution of India deals with the power of President to appoint and dismiss the Governor, ठीक है। 155 में आपको अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है और 156 में
डिसमिस ऑफ स्टेट गवर्नर है, आपको ध्यान रखिएगा। और 153 में क्या है, स्टेट में एक गवर्नर की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको आर्टिकल 153 में बताया गया है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन empowered टू रिटर्न अ बिल एज सुन एज पॉसिबल ऑन प्रेजेंटेशन टू हिम आफ्टर इट्स हैविंग बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर एसेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल जो है आर्टिकल आपको किस में बताइए, मनी बिल 110 में, आर्टिकल 108 में क्या बताइए, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 110 में जो मनी बिल है, मनी बिल पे प्रेसिडेंट कोई भी पॉज नहीं ले सकता, मतलब वो रिटर्न नहीं कर सकता है, वो उसको पॉकेट वीटो के रूप में नहीं यूज़ कर सकता। मनी बिल को प्रेसिडेंट सीधे साइन करना होगा उसको, ठीक है। वैसे ही स्टेट में भी यही चीज़ लागू होती है, गवर्नर वहाँ पर मनी बिल को लेकर कोई भी अपना राय नहीं दे सकता। मनी बिल को जैसे आएगा मनी बिल आपको साइन करके उसको असेंट देना एकदम आवश्यक है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है बताइए, 73rd बताइए, फिर 74 है आपको पंचायती राज, 74 म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, 73rd में आपको 29 सब्जेक्ट्स हैं, 74 में आपको 18 सब्जेक्ट हैं। ये आपको पंचायत के लिए है और ये आपको म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कवर्ड नहीं है यह आपको बताना है। तो ये जो है आपको स्टेट प्लानिंग कमीशन जो है, प्रोविज़न फॉर स्टेट प्लानिंग कमीशन, यह 73rd और 74 दोनों में नहीं है। ये कब लागू हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो गया था। और एक्ट कब बना था, 1992 में ही बना था, ठीक है। 73rd और 74th पंचायती राज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को लेके आपको क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस, बताइए 7th शेड्यूल में क्या है बताइए। 7th शेड्यूल में आपको यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। ये आपको 7th में, यहाँ पे एक तरह से डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट के पास क्या पावर है, सेंटर के पास क्या पावर, या कंकरेंट लिस्ट में जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं उसमें क्या पावर, ये सब एक आपको 7th शेड्यूल में है। लैंग्वेज आपको 8th शेड्यूल में है, ठीक है। ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज, ये बताइए किस में है, ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज ये किस में आएंगे आपको बताइए। एक तो आपको 4th शेड्यूल में आ जाएगा राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन है, ठीक है, राज्यसभा। 5th में आपको ट्राइबल एरियाज आएंगे, 5th में, ठीक है। 6th में आपको जो है स्टेट लाइक असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसको स्पेशल कैटेगरी में रख के इनके ट्राइबल एरियाज़ को देखा जाता है। और शेड्यूल 6 में ये 4 स्टेट है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपसे ये पूछा जाएगा कि शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ थोड़ा क्राउडेड हो गया इसलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि इसका आंसर क्या था, ठीक है। तो यहाँ 7th शेड्यूल का आंसर आपको ये था, ठीक है। ये 8th शेड्यूल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following is ex officio chairman of Council of State, वाइस प्रेसिडेंट, सबको पता है अभी कौन है, जयदीप धनकर। Which one of the following article of Constitution of India empowers the Parliament to create one or more ऑल इंडिया सर्विसेज, बताइए कौन से आर्टिकल के तहत में ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है। तो आर्टिकल 312 312 के तहत। हाउ मनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, बिल ये आपको रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो बाद में बना आपको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जो इस एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये आपको जो है, जैसा कि हम लोग शेड्यूल 7 में पढ़ रहे थे, डिवीज़न ऑफ पावर, तो ये स्टेट लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मांग किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे वैध मान के इसे स्ट्रक डाउन किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले पार्ट को
जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में थे। इसके अलावा और अदर जो भी चीज़ उस अमेंडमेंट में थे उसको एज इट इज़ रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए या उसे नल एंड वाइड नहीं किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर डी, इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटर स्टेट रिवर वाटर आर मेड बाय ट्राइब्यूनल सेटअप बाय यूनियन गवर्नमेंट। सेंटर एक कमिटी बनाती है, ट्राइब्यूनल बनाती है, वही इसके मैटर को सुलझाता है, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है। अगर आप देखोगे जैसे कावेरी नदी विवाद। द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रेजेंटेड एनुअली टू रिस्पेक्टिव गवर्नर हु देन फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following is not correct with regard to Article 43 ZD of Constitution of India? ZD में आपको क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आता है आपको आर्टिकल 243 ZD में। तो बताइए इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? सोचिए, एक एक ऑप्शंस को आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, द डेवलपमेंट प्लान्स आर फॉरवर्डेड टू स्टेट प्लानिंग कमीशन फॉर मैंडेटरी कंसिडरेशन। मैंडेटरी भाई कुछ नहीं होता है। मैंडेटरी आप जब कमेटी के सामने आएगी उसके बाद काम होगा, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इन 1947 इंडिया हैज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कहाँ थी बताइए? बताइए, आपको थी मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में। सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट? ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव नहीं था? इंडिया भी इसका फाउंडिंग फादर जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, टू कंट्रीब्यूट टू द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स से बचने के लिए ही नाम का एक तरह से स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ये बात अलग है कि उस तरह से ये एक्टिव नहीं है। इसमें टोटल 120 मेंबर्स हैं। अभी 2019 में नाम का जो है आपको 18th समिट हुआ था। कहाँ हुआ था? ये होगा था आपको अजरबैजान में। अभी अगला 2023 में आपको इसका 19th समिट होने वाला है कंपाला, उगांडा। ये भी आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स के हिसाब से ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपाला में इसका अगला समिट होगा। ठीक है, जो युगांडा में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नाम के बारे में। ठीक है, चलिए, और इसमें जो सही जवाब होगा कि ये पावर पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है, इसलिए शायद इसका स्टैब्लिशमेंट भी किया गया था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन लोकसभा हैज़ गिवन मोर पावर, राज्यसभा हैज़ गिवन मोर पावर। कौन सा है बताइए? किसी को भी ज़्यादा पावर नहीं दिया गया, दोनों इक्वल हैं। जब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की बात आएगी, मतलब सामान्य विधान के विषयों में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, ये एकदम आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मनी बिल या आपको बजट पे डिस्कस करने का अधिकार है राज्यसभा को, लेकिन कुछ अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, द मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन लद्दाख इन द मंथ ऑफ फरवरी? बताइए, कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? दोस मोसे जो है आपको, ये आपको क्या आता है? ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पुराने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा।
2015 का ही पेपर था, इसलिए बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं बस स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लेना अगर आपको देखना होगा तो, ठीक है। और क्योंकि लास्ट में इसमें कुछ कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं तो वो आप बना लेना, ठीक है। मैं एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को बस टिक कर देता हूँ सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। जैसे 106 इसका ए है करेक्ट आंसर, 107 में बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। 108 में बताइए कौन सा है, ए है। 109 में सी है। 110 में भी सी है। 111 में ए है। 112 में डी है। 113 में आपको बी, हाँ 113 में बी है। 114 में आपको सी है। 115 में आपको बी है। 116 में आपको बताइए क्या है 116 में, ये सब बना लीजिएगा क्योंकि एप्टीट्यूड जितना बनाएगा उतना फ़ायदा होगा। ए है। 117 में आपको डी है। 118 में भी डी है। 119 में सी है और 120 जो फाइनल में आपको डी है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। होप कि आपको इस वीडियो से कुछ फ्रूटफुल चीज़ सीखने को मिले। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।